हे गाइस, हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की क्लास में ये उसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की जो क्लास है ये जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अच्छे ही इसमें मैंने रखे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन उतने इसमें नहीं रखे, इजी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी पढ़ते ही रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 19 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। पीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, पीजीए ग्राफिक कार्ड का। तो पीजीए मतलब होता है प्रोफेशनल, पी मतलब प्रोफेशनल, जी मतलब ग्राफिक्स एंड ए अडेप्टर। तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर इसका फुल फॉर्म होता है। आज 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो देखिए, जैसे जो अगर इंटरनेट हमारे पास है तो उसके थ्रू हम लोग डेटा जो स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हो गया गूगल ड्राइव हो गया या जो गूगल फ़ोटोज़ हो गए, तो उसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो ये सब क्लाउड के ही जरिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ही है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास हम पहले क्या था कि मेमोरी कार्ड वगैरह आता था, उसमें डेटा स्टोर करते थे, और मोबाइल खो गया तो डेटा हमारा पूरा चला जाता था, फिर दूसरा वो मिलता नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका डेटा उसमें पूरा सेव है, फ़ोटोज़ वगैरह सेव है, तो आप क्या कर सकते हो कि दोबारा अपना फिर से उनको डेटा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पूरा सेव है। जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव में हो गया किसी में, तो वही है क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पे होस्ट की गई सेवाएं जो हो गई, जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसको जो देखता है वो कौन देखता है, क्लाउड सेवा प्रदाता। ठीक है, के द्वारा इसे देखा जाता है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम संसाधन, विशेष रूप से डेटा भंडारण, कंप्यूटिंग शक्ति, क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता प्रत्यक्ष प्रबंधन बिना ऑन डिमांड उपलब्ध है। तो इतना हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिंपल सी भाषा मैंने बता दी है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और जो ये इंटरनेट के थ्रू जो आप डेटा जो हमारा पूरा रहता है, जहाँ पे सेव रहता है स्टोरेज, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही वो हमारा रहता है। ठीक है, पहले क्या होता था, हार्ड ड्राइव, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, कोई भी स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें फ़ाइल हम लोग क्या करते थे, उसमें अपना स्टोरेज रखते थे। ठीक है, लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग से वो सब चीज़ें आसान हो गई हैं, फ़ाइलों को कहीं से भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड पे होस्ट की गई सेवाएं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस, IaaS, प्लेटफॉर्म ए सर्विस, पास एंड सॉफ्टवेयर ए सर्विस में विभाजित किया गया। तो ये आपको पता, IaaS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी लेयर आर देयर इन अ TCP/IP नेटवर्क। TCP/IP जो नेटवर्क है उसमें कितनी लेयर होती हैं, नॉर्मली तो 4 लेयर ही आता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में 4 ना होकर 5 है तो 5 लेयर आप कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन क्या उसमें पूछा गया है उसका भी रीज़न है। कभी कभी क्या होता है, जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है तो उसको ये जो SI मॉडल की लेयर के अकॉर्डिंग नेटवर्क एक्सेस लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में डिवाइड करके वैसे तो 5 लेयर हो जाती हैं। तो देखिए क्या है, TCP/IP मॉडल की जो 4 लेयर कौन कौन से, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। एप्लीकेशन होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ओके, तो ये आपको पता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क। अब OSI मॉडल जो है तो उसमें कितनी लेयर होती है, 7 लेयर। तो इसी को डिवाइड किया गया एप्लीकेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर, एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर में डेटा लिंक लेयर हो गया और फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये 7 लेयर होते हैं इसके OSI को, TCP/IP मॉडल के 4 लेयर, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूटूथ किस सिग्नल के तहत डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो वो आपका क्या है, रेडियो सिग्नल जो होते हैं उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करता है ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ द SMTP। तो SMT का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, पोर्ट नंबर क्या है, 25, पोर्ट नंबर 25। आगे वही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का बोल दिया गया है, तो अगर वो रन करता है तो 21, एंड क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू रन ऑन पोर्ट 21 फॉर द कंट्रोल चैनल एंड पोर्ट 20 फॉर द डेटा चैनल। ठीक है,
एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को क्या करने में सक्षम करता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार कैसे करता है? तो किसके द्वारा करता है? टीसीपी आईपी के द्वारा वो संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए दोनों ही जो है प्रोटोकॉल है जो कि जो डेटा है तो उसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो टीसीपी जो है और आईपी दोनों ही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो साथ साथ वर्क करते हैं, ठीक है। टीसीपी किस डेटा को डिलीवर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है और जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, जो एड्रेस है डेटा का उसको डिफाइन करता है। ओके, तो टीसीपी क्या करता है, जो मतलब डिलीवर करना है डेटा को, तो उसके लिए रे रिस्पॉन्सिबल है और एड्रेस जो बताता है वो कौन है, आईपी। ओके, तो दोनों ही एक साथ काम करते हैं, दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये भी एक कम्युनिकेशन वही एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटिंग उपकरणों को नेटवर्क पर संदेशों के आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसे इंटरनेट पर पैकेट भेजने, नेटवर्क पर डेटा और संदेशों को सफल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल नेटवर्क संचार के भीतर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल में से एक एंड टू एंड डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो डेटा को भेजना कौन जिम्मेदार है, टीसीपी। आईपी वही है, इंटरनेट पर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पर डेटा भेजने की एक प्रोटोकॉल है। इसमें एक आईपी पता होता है, विशेष रूप से इसे पहचानता है। इससे इंटरनेट पर जुड़े अन्य उपकरणों को संचार डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम है। तो नॉर्मली से जो बात है वो मैंने बता दी है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार तो टिम बर्नर-ली ने किया था 1989 में। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल 1974 में रॉबर्ट ई कॉन और विन सर्फ द्वारा पेश किया गया था। देखिए WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ओके, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था और 1974 में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका रॉबर्ट ई कॉन और विन सर्फ के द्वारा किया गया था। आईपी का 1974 में रॉबर्ट ई कॉन, विन सर्फ के द्वारा किया गया था। W3C की बात करें तो WWW तो वर्ल्ड वाइड वेब ही हो गया और सी मतलब कंसोर्टियम हो गया, ठीक है, कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? तो जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर ने क्या किया था? विकीपीडिया का फाउंड किया था। तो फाउंडर ऑफ विकीपीडिया जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर। ओके, कब? 15 जनवरी 2001 को। ओके, इसमें नोट पॉइंट है एक HTTPS का फुल फॉर्म। HTTP का हम लोग को पता होता है, HTTPS का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस मतलब यहाँ पे क्या? सिक्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेल्थ वायरस कंप्यूटर को कैसे संक्रमित करता है? तो वो तो नॉर्मल से बात है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी ईमेल ऐसे भेजा गया, ठीक है, गलत तरीके स्पैम, तो उसके थ्रू ये सब वायरस आ जाते हैं। कोई वेबसाइट से कुछ वैसे प्रोग्राम मेलवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो लेकिन स्टेल्थ वायरस होता क्या है? तो स्टेल्थ वायरस स्टेल्थ से ही समझ में आता है, छिपा हुआ, ठीक है। तो जैसे एंटीवायरस जो प्रोग्राम है, जब एंटीवायरस प्रोग्राम को जब डालते हैं, मतलब पता लगाता है कि मेलवेयर का पता लगाने के लिए, तो ये करता क्या है, ये वायरस अपने को छिपा लेता है, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता है, जो भी फाइल है वहाँ से खुद को अपने को हटा लेता है या कहीं और मतलब कॉपी करके कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एंटीवायरस है उसे ढूंढ नहीं पाता है, ठीक है, उससे छिप जाता है, तो वही स्टेल्थ वायरस है। तो देखिए क्या, एक स्टेल्थ वायरस कई तरीक़ों से कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई उपयोगकर्ता दुर्भावनापूर्ण ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड करता है, वेबसाइट से प्रोग्राम के रूप में मेलवेयर इंस्टॉल करता है, ठीक है,
और कोई वायरस कई तरह के सिस्टम कार्यों को नियंत्रण में ले सकता है और कंप्यूटर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे कार्य करते समय एंटीवायरस प्रोग्राम मेलवेयर का पता लगाते हैं, लेकिन स्टेल्थ वायरस को एंटीवायरस प्रोग्राम से सक्रिय रूप से छिपे रहने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो ये नोट पॉइंट है आपको, स्टेल्थ वायरस को एंटीवायरस प्रोग्राम से सक्रिय रूप से छिपे रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये संक्रमित फाइलों से खुद को अस्थायी रूप से दूर ले जाकर खुद को किसी अन्य ड्राइव पर कॉपी करके और खुद को एक साफ फाइल से बदल कर ऐसा करता है, मतलब कि अपने को हटा देता है, एक क्लियर फाइल में बदल देता है। स्टेल्थ वायरस संक्रमित फाइल के आकार को छिपा कर भी पता लगाने से बच सकता है। ठीक है, तो वो अपने आप को छिपा लेता है स्टेल्थ वायरस। आगे मल्टीपोर्ट्राइट वायरस एक ये ऑप्शंस में दिया जा सकता है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे जो हार्ड ड्राइव पर मास्टर बूट रिकॉर्ड करता है और एग्जीक्यूट होने योग्य फाइल दोनों में ये इन्फेक्ट करता है। ठीक, हार्ड ड्राइव वगैरह में मल्टीपोर्ट्राइट वायरस जो है, ठीक है, तो इसे हाइब्रिड वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी अटैक में वह कौन सा शब्द जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोटनेट अटैक है। बोटनेट अटैक क्या होता है, वो मतलब एक बड़े पैमाने पर अटैक करता है। तो बॉटनेट हमला जो अटैक है साइबर अपराधियों द्वारा बड़ी संख्या में डिवाइस को अपने कब्जों में लेने के बाद किया जाने वाला हमला होता है। बॉटनेट हमलों में हमलावर इन डिवाइसों का इस्तेमाल करके दुर्भावनापूर्ण काम करते हैं। बॉटनेट हमले में हमलावरों द्वारा लक्षित डिवाइस और नेटवर्क को ट्रैफिक के अनुरोधों से घेर दिया जाता है। इस लक्ष्य के सिस्टम पे दबाव बढ़ता है और वह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बड़ी संख्या में ये डिवाइस अपने कब्जे में ले लेता है, हमला मतलब बड़ी संख्या में करता है, और हमलावर इन डिवाइसों को इस्तेमाल करके क्या करता है, दुर्भावनापूर्ण काम करते हैं। वो तो नॉर्मल सी बात है, साइबर अपराधी हैं तो वही करेंगे। इसमें क्या है कि लक्षित डिवाइस या नेटवर्क को ट्रैफिक के अनुरोधों से घेर दिया जाता है। ठीक है, इस लक्ष्य के सिस्टम पे दबाव बढ़ता है, वो काम करना, वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एरिथमोमीटर। एरिथमोमीटर का इन्वेंटर कौन है, तो चार्ल्स जेवियर थॉमस डी हैं। चार्ल्स जेवियर थॉमस डी। ये है क्या एरिथमोमीटर, तो ये पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था एरिथमोमीटर। ठीक है, जिसका उपयोग कार्यालय वातावरण में प्रतिदिन किया जाता था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बारकोड, तो फर्स्ट बारकोड को किसने इन्वेंट किया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा वीडियो है, पहले के इसके 2 वीडियो हो चुके हैं।